कैसे हैं दोस्तों। दोस्तों, कांड तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन कुछ दिन पहले मैं एक ऐसे कांड से रूबरू हुआ जिसे सुनकर मेरी भी फट गई थी। तो मैंने सोचा कि आपको आज मैं वही कांड सुनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी भी फट जाएगी आंखें। तो दोस्तों, ये बात 5 जून 2023 की है। मुंबई के आकाशदीप अपार्टमेंट में अचानक बिल्डिंग के अंदर कुछ लोगों को बदबू आने लगती है। धीरे धीरे करके ये बदबू बढ़ने लगी थी और वहां मौजूद लोगों ने सबसे पहले तो यही सोचा कि शायद कोई उनके घर में कोई चूहा बिल्ली मर गया होगा। और जब लोगों ने अपना पूरा घर छान मारा तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे जब सबको ये पता चलता है कि असल में यहाँ पर क्या हुआ था, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन असल में यहाँ पर क्या हुआ था, यह बदबू किस चीज की थी और आखिर में उन लोगों ने ऐसा क्या देखा कि उनकी हालत खराब होने लगी थी। हम धीरे धीरे इस वीडियो में इस केस के बारे में सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं अनुज और आज की जो सच्ची घटना मुंबई के मीरा रोड इलाके की है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मुंबई की एक बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट बने हुए थे। साल 2023 जून का महीना था। अचानक से उन 4 अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को काफी गंदी बदबू आने लगती है, लेकिन उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं था कि बदबू आ कहां से रही है। तो सबसे पहले वहां मौजूद लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि शायद हमारे घर में कोई जानवर वगैरह मर गया होगा, कोई चूहा बिल्ली मर गया होगा और वो कहीं सड़ रहा होगा। तो उस फ्लोर पर रहने वाले उन सभी लोगों ने पहले तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले 1-2 दिन में ये बदबू काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो वहां पर रहने वाले उन लोगों ने सोचा कि हम अपने घरों की सफाई करेंगे, नहीं तो ये बदबू हमारा जीना मुश्किल कर देगी। वहां पर कुल 4 अपार्टमेंट थे, 701, 702, 703 और 704। वो लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी जब ये बदबू नहीं जाती तो लोग आपस में बातें करते हैं कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है। 701 वाले ने 702 से पूछा, 702 वाले ने 703 से पूछा। 703 वाले जब 1 और 2 से पूछ लेता है तो वो सोचता है कि चलो 704 वाले से जाकर बात करते हैं। लेकिन जब वो वहां पर जाता है तो 704 वाले ने अपना दरवाजा खोला ही नहीं। पहले तो उन लोगों ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और वो 6ठे फ्लोर पर जाके इस बारे में पूछने लगे। तो वहां के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ कोई भी बदबू नहीं आ रही। तो वो वापस ऊपर जाते हैं और उसके बाद 8वें फ्लोर पर भी चेक करते हैं कि हो सकता है यहीं से बदबू आ रही हो, लेकिन वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो फिर से एक बार 703 में रहने वाला सुमेश पहुंचता है अपार्टमेंट नंबर 704 के पास और वहां पर लगातार दरवाजा खटखटाने लगता है, क्योंकि पिछली बार तो वो दरवाजा खटखटाकर वापस चला गया था, लेकिन वो इस बार वापस नहीं जाता और वही खड़ा रहता है, क्योंकि अब की बार वो उस अंदर रहने वाले उस आदमी से बात करना चाहता था। और वहां वेट करने के दौरान ही उसने एक बात फील की कि जितनी भी बदबू वो लगभग इसी अपार्टमेंट के अंदर से आ रही थी। वो दरवाजा खटखटाने के बाद थोड़ी देर वहीं पर वेट करता है, लेकिन फिर भी कोई भी दरवाजा वहां नहीं खोलता। लेकिन अब जब वो 704 के बाहर ही खड़ा था तो उसे बदबू नहीं, अचानक से खुशबू आने लगती है। उसे ये बात फील होती है कि जो भी व्यक्ति 704 के अंदर है उसने अभी अभी यहाँ पर रूम फ्रेशनर छिड़का है। तो सुमेश सीधा जाता है और बिल्डिंग मैनेजर से इस बारे में बात करता है और कहता है कि सर, हमारे फ्लोर पर बहुत ज्यादा बदबू आ रही है और प्लीज इस बात का कोई सोल्यूशन कीजिए। लेकिन समय बीतता है और इस बात का अभी तक भी कोई सोल्यूशन नहीं होता और वो बदबू और ज्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन सुमेश ने अब तक ये बात सोच ली थी कि जो भी इस घर के अंदर रहता है वो उसके साथ बात करेगा और उसके अपार्टमेंट की सफाई के बारे में उसको कहेगा। अपार्टमेंट नंबर 704 में मनोज नाम का एक व्यक्ति रहता था और जब वो बाहर खड़ा होकर सुमेश इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, तभी मनोज बाहर आता है। तो सुमेश मनोज से कहता है कि तुम्हारे अपार्टमेंट से काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है और इस बदबू के कारण हमारे 7वें फ्लोर पर पूरी तरीके से बदबू फैल चुकी है। तो तुम इसका कोई जुगाड़ क्यों नहीं करते? तो तुम अपने अपार्टमेंट की कोई सफाई वगैरह करवा लो यार, हो सकता है कोई अंदर जानवर वगैरह मरा पड़ा हो। लेकिन मनोज कहता है, अच्छा बदबू आ रही है, इस बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। चलो मैं शाम को जैसे ही आऊंगा तो हम लोग यहाँ की सफाई कर देंगे। और वो इतनी बात बोलते ही तुरंत वहां से निकल जाता है। सुमेश भी हक्का बक्का रह जाता है कि हम लोग बाहर रहकर इस बदबू से इतने ज्यादा परेशान हैं, तो ये इतनी सारी बदबू के साथ किस तरह जीता है, जरूर यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो उसके साथ में रहने वाले लोगों से इस बारे में बात की और वो तीनों पहुंचते हैं बिल्डिंग मैनेजर के पास। और जब इन तीनों ने मिलकर डिस्कस किया तो उन्हें याद आया कि दिल्ली में कुछ दिन पहले एक ऐसा हादसा हुआ था
जहाँ पर एक बंदे ने एक लड़की को बुरी तरीके से काट कर फ्रिज में भर दिया था। हो सकता हो वही मामला यहाँ पर भी हो, क्योंकि 704 में रहने वाला मनोज और उसकी पत्नी सरस्वती दोनों ही बहुत ज्यादा अजीब है। क्योंकि 7वें फ्लोर पर कुल 4 अपार्टमेंट थे और इन तीनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन 704 में रहने वाला मनोज अगर उसकी बात करी जाए तो वह बिल्कुल चुपचाप रहता था और उसकी वाइफ भी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। हो सकता है वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही हो और इसी बात को ध्यान रखते हुए उन लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस बिल्डिंग मैनेजर के पास आई और बिल्डिंग मैनेजर उन्हें तुरंत 704 के बाहर लेकर गया। वहां पर आने वाली स्मेल को देखकर पुलिस वालों को अंदाजा हो गया कि हो ना हो अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। इस तरह के काफी केस उन्होंने पहले भी सॉल्व किए थे और वहां पर भी बिल्कुल इसी तरह की स्मेल आ रही थी। तो पुलिस ने वहां मौजूद लोगों की सहमति के साथ उस दरवाजे को तोड़ दिया। लेकिन जैसे दरवाजा तोड़कर वो लोग अंदर घुसते हैं तो पुलिस सबसे पहले तो रूम के अंदर जाती है, लेकिन जितनी स्पीड से वो लोग अंदर जाते हैं उतनी स्पीड से वापस बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। पुलिस वाले बाहर आ जाते हैं और मास्क लगाकर वापस अंदर जाते हैं। अंदर घुसते ही उन लोगों को पता चलता है कि सामने ही एक लकड़ी काटने वाली आरी पड़ी है और इस चीज को देखते हुए पुलिस वालों को शक होना शुरू हो जाता है और वो लोग सबसे पहले उनके बेडरूम में जाते हैं, उसके बाद बाथरूम में जाते हैं और इसी के साथ उन लोगों ने फ्रिज भी खोला कि हो सकता है दिल्ली वाला हादसा यहाँ पर फिर से दोहराया गया हो। लेकिन इन सभी जगहों पर कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद आखिर में पुलिस पहुंचती होगी किचन में और किचन का हाल देखकर पुलिस वालों को पूरा मामला समझ आने में ज्यादा देर नहीं लगती कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है, क्योंकि वहां पर कुल 2 बाल्टियां और एक टब रखा हुआ था और उन सभी में खून भरा हुआ था। इसी के साथ उनके अंदर छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी थे, लेकिन पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि आखिर ये मांस के टुकड़े किस चीज के हैं और उन लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई गलत काम चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों को यह अंदाजा भी था कि हो सकता है ये कोई कसाई टाइप आदमी हो और इसने ये सारे टुकड़े किसी जानवर के कर रखे हो। लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस का कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो जाता है जब उन लोगों ने उस डब्बे में मौजूद एक टांग को देखा और टांग देखते हुए उन्हें पता चल गया कि वह एक इंसानी टांग है। इंसानी टांग के अलावा उस टब के अंदर उन बाल्टियों के अंदर छोटे छोटे और भी मांस के टुकड़े मौजूद थे। पुलिस अपनी थोड़ी और जांच पड़ताल करती है, जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर एक कुकर भी मौजूद है जो कि अभी बंद है। लेकिन पुलिस वाले जैसे उस कुकर को खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर काफी सारे मांस के टुकड़े भरे हुए हैं और गैस पर एक तवा भी रखा हुआ था और उस तवे को जब ध्यान से देखा तो पुलिस वालों को पता चलता है कि इसके ऊपर मांस को भूना गया है। लेकिन आखिरकार ये बंदा कौन है जिसे यूं ही मार दिया गया, और इसी तरीके के सवाल की जांच अभी पुलिस कर ही रही थी कि उन्हें वहीं पर एक कटी हुई चोटी भी मिलती है। जी हाँ, कटी हुई चोटी। और इससे उन्हें अंदाजा हो गया कि ये जो सारे पार्ट्स हैं, ये जो सारे बॉडी पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पीसेस जो काटे गए हैं, ये किसी और के नहीं बल्कि किसी महिला के हैं और उसकी ये चोटी मिल चुकी है। पुलिस वालों ने जब वहां पर आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक कपल रहता है जिसमें पति का नाम है मनोज और उसकी पत्नी का नाम सरस्वती है। मनोज को तो हम लोगों ने सुबह ही देखा था, वह काम पर गया था, लेकिन उसकी पत्नी को देखते हुए लगभग 4-5 दिन बीत चुके हैं, पर हमें पता नहीं कि वो कहाँ पर है। तो पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि ये सरस्वती ही हो, लेकिन इस बात को पूरी तरीके से तो सिर्फ मनोज ही बता सकता था, तो हम लोगों को उसी को ही पकड़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग उसकी छानबीन शुरू करेंगे, उसे ढूंढने के लिए निकलेंगे, तो हो सकता है कि उसे पता चल जाए और वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाए और उसके बाद उसे ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो पुलिस वालों ने ये प्लान बनाया कि वो अपने 2 ऑफिसर्स को सिविल ड्रेस में बाहर उसकी वेट करेंगे, फिर पुलिस की गाड़ियां देखकर, पुलिस वालों को देखकर उसे यहाँ से भागने का मौका नहीं देना है। तो पुलिस वाले वहीं पर बैठकर मनोज की वेट करने लगते हैं और जैसे ही शाम होती है मनोज वापस आ जाता है। तो वहां पर रहने वाले उसके पड़ोसी ने सिविल ड्रेस में बैठे हुए पुलिस वालों को ये बात बता दी कि यही मनोज है। पुलिस पूरे प्रबंध के साथ वह उसका वेट कर रही थी, जिसके कारण उसे वहीं पर पकड़ लिया जाता है। वो लोग उसे अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं और जब उसे पूछताछ की जाती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है, तो मनोज कहते हैं कि चलो सर, मैं आपको सारी बात ठीक ठीक से बताता हूँ, वैसे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो पुलिस वालों ने कहा कि गलती किसकी है वो तो हम लोग ही पता कर लेंगे, लेकिन तुम्हें क्या कुछ कहना है उसके बारे में हमें थोड़ा खुलकर बताओ। अब मनोज पुलिस को सारी की सारी बातें बताना शुरू कर देता है जो कि उसकी जिंदगी में हुई थी। उसने बताया कि वो सबसे पहले बोरीवली में अपने माता पिता के साथ रहता था, लेकिन काफी टाइम पहले उसके माता पिता गुजर जाते हैं
और उसके बाद उसने नौकरी करना शुरू कर दिया एक परचून की दुकान पर। दुकान से जितने पैसे मिला करते थे वो उनसे अपना काम चलाने लगा और यही परचून की दुकान पर उसकी मुलाकात हुई सरस्वती से। वो अक्सर उसकी दुकान पर सामान लेने आया करती थी। अब सारी चीजें इसी तरीके से चल रही थी। इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उसको काफी ज्यादा खून बह जाता है, जिसके बाद उसे और खून चढ़ाया जाता है और वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो फिर से बीमार पड़ने लगता है। जब वो हॉस्पिटल जाता है, अपना चेकअप वगैरह करवाता है, तो उसे पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है। वह अपने और भी टेस्ट करवाता है और उन सभी टेस्टों में उसको अंदाजा होता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसे जो खून चढ़ाया गया था, उसी के कारण उसे बीमारी लगी है। वो इस बीमारी की दवाई लेने लगता है और फिर से अपने काम पर लग जाता है और उसके फिर से सरस्वती से मुलाकात होने लगती है और ये दोनों अब एक दूसरे से काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। आखिरकार इन लोगों ने रिलेशनशिप में आने की सोची और इन्होंने शादी भी कर ली। लेकिन अब खर्चे बढ़ने लगे थे। पहले तो मनोज अपना बोरीवली वाला फ्लैट किराए पर दे देता है, जहां से उसे 35,000 रुपए महीने का किराया मिलने लगा था। खुद मीरा रोड पर मौजूद एक फ्लैट में जाकर रहने लगा, जहां पर उसका खर्चा सिर्फ 10,000 आया, तो सीधे सीधे उसके पास 25,000 बचने लगे। दूसरी तरफ वो नौकरी भी कर रहा था, तो उसका खर्चा भी बड़े मजे से चल रहा था। अब सरस्वती भी उसके पास आ चुकी थी और वो दोनों ही मीरा रोड पर उस बिल्डिंग में रहने लगते हैं, यानी कि रूम नंबर 704 में। सरस्वती मनोज से मिलने से पहले एक अनाथालय में रहा करती थी। फिर उसके माता पिता के बीच लड़ाई हो गई थी। उसके बाद उसकी माँ अपनी 5 बेटियों को लेकर अलग रहने लगी थी। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब उसकी माँ की मौत हो गई। उसके बाद 5 लड़कियों को अनाथालय भेज दिया गया। लेकिन बाद में ये मुंबई आ जाती है और वहां पर कुछ काम करने लगती है और इसी बीच उसकी मुलाकात मनोज से उस दुकान पर हो जाती है जहां पर मनोज काम किया करता था। बाद में उन दोनों के बीच में बातें होती हैं और वो दोनों पति पत्नी बनकर रहने लगते हैं। उन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत खुशी से चल रही थी और मनोज हर रोज अपने काम पर जाया करता था। उसका फ्लैट वाला पैसा भी उसको मिल रहा था और दूसरी तरफ वो अच्छा कमा भी रहा था। लेकिन जिस दुकान पर वो काम करता था, किसी वजह से, किसी बात के चलते उसकी नौकरी चली जाती है और वो दुकान बंद हो जाती है और वो वापस अपने घर पर आ जाता है। और उसकी नौकरी जाने के बाद घर में पैसे की काफी ज्यादा किल्लत शुरू हो जाती है और पैसों की कमी के कारण मनोज और सरस्वती के बीच लड़ाई होने लगती है। लड़ाई का एक और कारण मनोज ने यह बताया कि सरस्वती उसके ऊपर शक किया करती थी कि उसका बाहर किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। मनोज ने काफी दिनों तक सरस्वती को समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और एक दिन ऐसा आया जब वो काम ढूंढकर वापस अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि सरस्वती ने जहर पी लिया है और उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस वालों ने पूछा, अगर उसने जहर खा लिया था और वो मर गई थी तो तुमने पुलिस पर कंप्लेंट क्यों नहीं की? तो मनोज ने बताया कि मुझे इस बात का काफी ज्यादा डर लग रहा था कि हो सकता है पुलिस वाले इस बात को मेरे ऊपर ही डाल दें और मुझे जेल भेज दें। तो मैंने ये बात सोची कि क्यों ना मैं इस बॉडी को ही ठिकाने लगा देता हूँ, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी को किसी जगह लेकर जाऊंगा तो बहुत सारे लोग मुझे देखेंगे, क्योंकि मैं बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर रहता हूँ और भले ही मैं इसे किसी भी टाइम लेकर जाऊं, हो सकता है कोई ना कोई मुझे देख ले। उसके बाद अगर वो मुझसे पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, किसे लेकर जा रहे हो, तो मैं उनको क्या बताऊंगा। तो मैंने यही फैसला किया कि मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और उसके बाद उन्हें ठिकाने लगा दूं। तो मैंने सबसे पहले दुकान पर जाकर थोड़े से औजार खरीदे, जैसे कि एक हथौड़ा, एक आरी, एक पाक, एक पेड़ काटने वाली कटर और कुछ और सामान भी लिया और वापस अपने घर पे आने के बाद सरस्वती के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं था कि जल्दी ये बॉडी सड़ने लगेगी, तो मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कुकर में उबालना शुरू कर दिया और उबालने के बाद उन्हें तवे पर फ्राई भी करता था। कुकर में तो उन्हें इसलिए उबालता था ताकि उनके अंदर से बदबू ना आए। उसके बाद मैं तवे पर भी उसको फ्राई किया करता था कि इनमें थोड़ी सी भी जो दुर्गंध बची है वो भी चली जाए। और इसके अलावा जो मांस के टुकड़े बचते हैं मैं उन्हें लेकर सुबह सुबह निकल जाता। इससे पहले कि कोई और जग पाता, मैं उन छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर बाहर ले जाकर कुत्तों के सामने डाल देता। पिछले काफी दिनों से सोसाइटी में रहने वाले लोग भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि ये कुत्ते हर रोज हमारी वेट किया करते थे रोटी खाने के लिए, लेकिन आजकल ये हमारी रोटी सूंघते भी नहीं है। आखिर में इसका कारण क्या है? तो उसका कारण यही था कि मनोज हर रोज अपनी वाइफ सरस्वती के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें उबाल कर तवे पर फ्राई करके उसके बाद उन्हें कुत्तों को डाल देता था। और कुत्तों का अगर एक बार पेट भर जाए तो उन्हें और क्या चाहिए। लेकिन पुलिस वालों को इन बातों पर विश्वास नहीं था और पुलिस वालों को लगा कि हो ना हो इसने चाकू वगैरह मारकर सरस्वती की हत्या की होगी
और अब अपने आप को बचाने के लिए ये सारी बातें बना रहा है कि उसने जहर पी लिया। इस बात का तो पता तभी चल सकता है जब सरस्वती की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए अब सिर्फ उसकी एक टांग ही बची थी। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि असल में यहाँ पर क्या हुआ होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट करने वाले लोगों के नाम अगले वीडियोस में बताए जाएंगे। तो दोस्तों, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।